और चलिए हम शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। स्टेम सेल थेरेपी के नाम पर कानपुर के मशहूर GSVM में जो खेल चल रहा है, अगर उसकी तुलना झोलाछाप से की जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। इसके लिए कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संजय काला ने ऐसी मनमानियां की जिससे सुनकर बड़े बड़ों के होश उड़ जाएंगे। डॉक्टर संजय काला थेरेपी रिसर्च और क्लिनिकल ट्रायल के नाम पर मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ करते रहे और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जैसी जिम्मेदार संस्थाओं के लोग आंखें मूंद बैठे रहे। इतना ही नहीं, डॉक्टर संजय काला के खिलाफ स्टेट मेडिकल फैकल्टी में शिकायत हुई तो भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिम्मेदार सिर्फ जांच और जांच का खेल खेल रहे हैं। आइए देखते हैं पूरा मामला क्या है। किसी भी तरह के मरीजों पर अगर क्लिनिकल ट्रायल करना होता है तो उसके लिए एक व्यवस्था बनी हुई है। स्टेम सेल के मामले में भी पूरी प्रक्रिया होती है जिसका पालन करना होता है। हालांकि कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में इस पूरी प्रक्रिया के साथ ही नियम कानूनों को भी ताक पर रख दिया गया। डॉक्टर संजय काला साल 2020 से ही मरीजों पर स्टेम सेल से जुड़े ट्रायल कर रहे थे। यहाँ ये बताना जरूरी है कि इस तरह के ट्रायल के लिए स्टेम सेल कमेटी का होना जरूरी है। स्टेम सेल कमेटी का गठन डॉक्टर संजय काला को करके अप्रूवल के लिए ICMR भेजना था। स्टेम सेल से जुड़े शोध के लिए ये जरूरी था, फिर भी उन्होंने इसे जरूरी नहीं समझा और मरीजों पर ट्रायल करते रहे। डॉक्टर संजय काला ने स्टेम सेल कमेटी की जगह एथिकल कमेटी बनाई और उससे ट्रायल के क्लियरेंस के लिए जो नियम था बिल्कुल गलत था। कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में स्टेम सेल से जुड़ी रिसर्च और क्लिनिकल ट्रायल का अप्रूवल लेने के लिए स्टेम सेल कमेटी गठित करने का काम वहां के प्रिंसिपल डॉक्टर संजय काला को ही करना था। हालांकि डॉक्टर काला ने इसे जरूरी नहीं समझा। उन्होंने स्टेम सेल कमेटी की जगह सारे क्लियरेंस एथिकल कमेटी से लिए, जो नियम था बिल्कुल गलत था। डॉक्टर काला साल 2020 से एक के बाद एक करीब 400 मरीजों पर स्टेम सेल से जुड़ी रिसर्च या ट्रायल करते रहे और जिम्मेदार खामोश बैठे रहे। सवाल उठता है कि डॉक्टर काला स्टेम सेल कमेटी गठित करने से क्यों बच रहे थे। सवाल यह भी है कि ICMR और MCI जैसी संस्थाएं खामोशी से सारा खेल क्यों देखती नहीं। क्या संस्थाओं पर कोई दबाव था या डॉक्टर काला का कद इन संस्थाओं से भी ऊपर है। हालांकि बाद में नियमों में छूट दी गई। 3 मार्च 2024 से मरीजों में स्टेम सेल से जुड़े रिसर्च और ट्रायल के लिए कमेटी के गठन की बाध्यता खत्म कर दी गई। लेकिन 2020 से मार्च 2024 तक कानपुर मेडिकल कॉलेज में अवैध रूप से रिसर्च और ट्रायल होते रहे। कहां चला गया CDSCO? सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ऐसे मरीजों की सुरक्षा और निगरानी के लिए बनी संस्था है जिन पर स्टेम सेल से जुड़े रिसर्च या क्लिनिकल ट्रायल किए जाते हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हर मरीज पर अपनी पैनी नजर रखता है। मरीजों को कौन कौन सी दवाएं दी जा रही हैं, किस दवा का क्या रिएक्शन है, मरीज को ट्रीटमेंट से फायदा है या नुकसान है, ट्रायल में ड्रग यूज तो नहीं बदला गया। ये सारी चीजें देखने की जिम्मेदारी भी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की है। मकसद ये है कि ऑर्गेनाइजेशन को पता रहे कि रिसर्च के क्लिनिकल ट्रायल के दौरान मरीज को किसी तरह का कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। रिसर्च या ट्रायल के रिजल्ट और एक्सपीरियंस का डाटा भविष्य में काम आए, इसकी रिपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के पास सुरक्षित रहती है। लेकिन डॉक्टर काला ने अपने मरीजों की जानकारी इस ऑर्गेनाइजेशन को दी या नहीं, उन्होंने रिसर्च और क्लिनिकल ट्रायल के रजिस्ट्रेशन कराए या नहीं, ये अभी तक किसी को भी मालूम नहीं है। मरीजों पर स्टेम सेल से जुड़े रिसर्च या क्लिनिकल ट्रायल करने के लिए सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि CDSCO में रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है। ऐसा क्यों होता है ये भी आपको बताते हैं। दरअसल CDSCO भारत सरकार की एक ऐसी संस्था है जो उन मरीजों की निगरानी करती है जिन पर रिसर्च या क्लिनिकल ट्रायल किया जा रहा है। CDSCO ये देखता है कि रिसर्च या क्लिनिकल ट्रायल से मरीज को कहीं कोई नुकसान तो नहीं हो रहा।
देखिए स्टेम सेल मत बोलिए, बार बार मैं आज शब्द को अवॉइड कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ मोनोन्यूक्लियर मोनोसाइट्स, इसका ट्रायल हमारे यहाँ किया गया है और हमें काफ़ी अच्छी सफलता मिली है। और मैं सबके लिए बहुत लोगों को, जितने लोगों में को फ़ायदा हुआ, खुद मेरा एक बैचमेट है जो लंदन में बेस्ड है और वो खुद डॉक्टर है और वो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है और उसको कोविड में उसके दोनों लंग्स में फाइब्रोसिस हुआ था। उसको डॉक्टर राजपूत द्वारा उसका ट्रीटमेंट किया गया था और उसका इवन लंदन, अमेरिका और सब जगह गया, जो कि फाइब्रोसिस था वो काम करने में असक्षम हो चुका था और नौकरी से भी उसके निकाले जाने की नौबत आ गई थी। लेकिन सिंगल थेरेपी से, बोन मैरो ड्राइड मोनोन्यूक्लियर सेल से उसको बहुत आराम मिला है। उसका अभी मेरे पास मैसेजेस है, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। वो दोबारा अपनी 1 साल में उसको इतना इम्प्रूवमेंट हो गया है, वो तत्काल ही आके कराना चाहता है। हमने उसका फ्री ऑफ कॉस्ट किया था। हमने जितनी भी किए हैं थेरेपीज फ्री ऑफ कॉस्ट किए हैं। अगर चार्जेस लिए हैं तो ओटी के मिनिमल चार्जेस जो होते हैं लिए हमारे द्वारा लिए गए और कोई अन्य चार्जेस हमारे द्वारा नहीं लिए गए, यानी कि जीएसटी मेडिकल द्वारा कोई चार्जेस नहीं लिए जाते हैं पेशेंट से। तो जो एक्सेप्ट जो गवर्नमेंट द्वारा नामित चार्जेस हैं, जैसे ओटी के चार्जेस होते हैं, वो उसको छोड़ करके, या एनेस्थीसिया की कोई ऐसी ड्रग है या कोई ऐसी दवाई है जो उपलब्ध नहीं है हमारे पास में, वो मरीज स्वयं खरीद के लाता है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। CDSCO ये देखता है कि रिसर्च या क्लिनिकल ट्रायल से मरीज को कहीं कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। साथ ही अगर मरीज पर दवाओं का इस्तेमाल बदल रहे हैं तो भी CDSCO को वजह बतानी पड़ती है। इसे सीधे शब्दों में बताएं तो जो दवा जोड़ों के दर्द के लिए इस्तेमाल की जाती है, अगर उसे डायबिटीज के लिए इस्तेमाल किया जाए तो इसकी साफ वजह CDSCO को बतानी होगी, जिससे इस रिसर्च या क्लिनिकल ट्रायल के परिणाम और अनुभवों का इस्तेमाल भविष्य के लिए किया जा सके। डॉक्टर काला ने CDSCO में रिसर्च के रजिस्ट्रेशन कराई या नहीं, ये किसी को मालूम नहीं है। अगर रजिस्ट्रेशन कराया और ड्रग यूज बदला गया तो उस पर CDSCO की क्या प्रतिक्रिया रही, ये भी कोई नहीं जानता। गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में स्टेम सेल को लेकर डॉक्टर काला ने जिस तरह से रिसर्च और क्लिनिकल ट्रायल किए, वो MCI की गाइडलाइन पूरे नहीं करते। डॉक्टर काला की अलग अलग स्तर पर कई शिकायतें भी की गई, लेकिन अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। MCI की गाइडलाइन के मुताबिक डॉक्टर काला के ट्रायल को लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। मेडिकल प्रैक्टिशनर के तौर पर उनका लाइसेंस 3 साल, 5 साल या आजीवन निलंबित हो सकता है। और अगर कानून की बात करें तो उनके खिलाफ BNS की फ्रॉड की धाराओं में केस भी दर्ज हो सकता है। हालांकि इस कार्रवाई को तो छोड़िए, डॉक्टर काला के खिलाफ जो शिकायतें हुई वो भी अभी तक ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। यानी अभी तक डॉक्टर काला ने जो भी किया उसका कोई हिसाब किताब विधिक और कानूनी रूप से किसी के पास नहीं है। बिना किसी कमेटी की अनुमति के स्टेम सेल से जुड़े रिसर्च और क्लिनिकल ट्रायल करने पर गंभीर कार्रवाई के प्रावधान है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के मुताबिक ऐसे मामलों में विभागीय और कानूनी कार्रवाई हो सकती है। क्लिनिकल ट्रायल में अगर पहली बार कोई गलती होती है तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया वार्निंग देकर छोड़ सकता है। आरोप हमने नहीं लगाया, हमने कुछ कमियां थी जिसको उजागर किया है। एक इन्होंने रिसर्च पब्लिश किया था क्यूरियस जर्नल में, जो 125 पेशेंट्स पे इन्होंने किया था और इन्होंने ऑटोलॉगस बोन मैरो मोनोन्यूक्लियर सेल ट्रांसप्लांट किया था। तो इनका कहना था, मेथड में इन्होंने बताया कि फ्लो साइटोमेट्री मशीन के द्वारा इन्होंने सेल्स की गणना की थी, जबकि हमारी जानकारी के अनुसार इनके पास फ्लो साइटोमेट्री मशीन थी ही नहीं। और अभी रिसेंटली मार्च 25 में इन्होंने लाया है और इनके पास इन्हें पूरे इलाहाबाद कानपुर में कहीं नहीं थी, किसी के पास नहीं थी। बाद में इन्होंने जब एक आध जगह हमारी बातें सुनी और कंप्लेंट जाने लगी तो इन्होंने कहना शुरू किया कि हमने आउटसोर्स किया था लाल पैच से। तो ये सेल्स ऐसी चीज़ें नहीं होती कि इसको इतनी देर तक रखा जा सके निकाल के, और रखा तो किस विधि से रखा, कैसे इन्होंने वो किया, उसको डिटेल में बताना पड़ेगा। दूसरी बात कि ये जो फ्लो साइटोमेट्री मशीन है ये CD34 सेल्स की गणना करती है और ये इसको निकालने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट आता है वो इनके बताए हुए जगहों पे ही मिलता था
जिस मेडिकल कॉलेज पे बताते थे वहीं मिलता था और कहीं कानपुर में मिलता नहीं। तो और उसका रेट उस समय 75 से 80 हज़ार था। वो मतलब ब्लड निकालना था और उसको वो करना था। लेकिन अगर ये गलती बार बार हो तो संबंधित डॉक्टर का 3 साल, 5 साल या फिर जीवन भर के लिए लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। डॉक्टर्स के खिलाफ बीएनएस की धाराओं के तहत एफआईआर भी दर्ज हो सकती है। हालांकि डॉक्टर काला शायद सारे नियमों से ऊपर है, इसीलिए उनके खिलाफ ना कोई विभागीय कार्रवाई हुई और न ही कोई पुलिस केस। लखनऊ से विवेक त्रिपाठी की रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विवेक त्रिपाठी हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं। विवेक जी, देखिए, डॉक्टर संजय काला साल 2020 से ही मरीजों पर स्टेम सेल से जुड़े ट्रायल कर रहे हैं और हम बाखूबी जानते हैं कि इस ट्रायल के लिए स्टेम सेल कमेटी का होना बहुत ज़रूरी है। क्यों जिम्मेदार संस्थाएं अपनी आंखें मूंद बैठी और कितनी बड़ी लापरवाही हम इसको कहें? देखिए समत, 2020 से पूरे ट्रायल चल रहे थे। क्लिनिकल ट्रायल इनकी जो शुरुआत हुई थी 2020 से हुई थी। उस समय स्टेम सेल कमेटी नहीं थी। हालांकि नियम था, जो एमसीआई की गाइडलाइंस है उसके मुताबिक स्टेम सेल कमेटी का गठन होना था। और ये काम सारा, स्टेम सेल कमेटी हो या एथिकल कमेटी हो, वो मेडिकल कॉलेज के लेवल पे होती है। और ये कमेटियां, दोनों ही कमेटियां प्राचार्य यानी डॉक्टर संजय काला को ही गठित करनी थी। उन्होंने एथिकल कमेटी तो गठित कर दी, लेकिन स्टेम सेल कमेटी गठित नहीं की, क्योंकि उसके लिए दिल्ली में आईसीएमआर से अप्रूवल लेना पड़ता है। वो एक लंबी प्रक्रिया है। अप्रूवल लेने के लिए बहुत सारे उनको संसाधन दिखाने पड़ेंगे कि हमारे पास ये लैब है, ये फैसिलिटी है, जो फ्लो मीटर मशीन की बात हो रही है वो भी मशीन है, जबकि इनके पास कोई लैब नहीं थी, कोई मशीनें नहीं थी, कुछ भी संसाधन नहीं थे, एक्सपर्ट चिकित्सक तक नहीं थे। चिकित्सकों की एक टीम बनाई जाती है स्टेम सेल थेरेपी के लिए, वो एक्सपर्ट भी नहीं थे। उन्होंने बाहर से एक डॉक्टर बीएस राजपूत, भारत सिंह राजपूत को हायर किया, उनको संविदा पर यहाँ बुलवाया और वो महीने में 1 या 2 बार आते थे, ट्रीटमेंट करते थे। और ज़्यादातर ट्रीटमेंट एक आध मरीज का मेडिकल कॉलेज में करते थे, वो बाकी मरीजों का प्राइवेट कॉलेज में करते थे, जिसमें कानपुर का भी एक प्राइवेट कॉलेज का नाम सामने आया है। इन चीज़ों को हम अपने जो इस सीरीज़ है इसमें आगे दिखाएंगे। लेकिन डॉक्टर काला ने अपनी पूरी तरह से मनमानी की। उन्होंने किसी से भी अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं समझी, किसी से भी अपने जो ट्रायल हो रहे थे उसकी संस्तुति लेने की ज़रूरत नहीं समझी। और ये चीज़ें ऐसी संवेदनशील हैं, इतनी संवेदनशील हैं कि जो पेशेंट हैं उनके बारे में भी कहा जाता है कि उनको पूरा बताना होता है कि हम आपके ऊपर ये ट्रायल करेंगे और इसके परिणाम अच्छे भी हो सकते हैं, इसके परिणाम बुरे भी हो सकते हैं, या फिर जो स्टेटस को बना हुआ है वो स्टेटस को भी हो सकता है। यानी पेशेंट को हर परिस्थितियों में तैयार रखने के लिए सारी जानकारियां दी जाती हैं कि आप पे जो ट्रायल होंगे उसका अच्छा असर होगा, बुरा असर होगा, या स्टेटस को जो अभी वर्तमान स्थिति है वो बनी रह सकती है। डॉक्टर काला ने किसी से भी अनुमति नहीं ली, किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ी समझी। और लगभग 200 ऐसे मरीज जो अलग अलग बीमारियों के थे, 17 अलग अलग बीमारियों के 200 से ज़्यादा मरीजों पर अपने रिसर्च किए, ट्रायल किए। उसके रिजल्ट्स क्या रहे? हालांकि उनके मुताबिक तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। 35 से 40% वो कहते हैं कि हमने बेहतर परिणाम दिए हैं, मरीजों में इंप्रूवमेंट हुआ है। लेकिन जो हकीकत है वो उन मरीजों से बात करके पता चलता है कि जो स्टेटस को था, यानी जो स्थिति थी, वो स्थिति उनकी अभी भी बनी हुई है। ये सारी चीज़ें डॉक्टर काला अपनी मनमानी करते रहे, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं समझी। और उन्होंने अमेरिकन जो जर्नल है एक, वहाँ पर शोध अपना प्रकट किया और दिखाया कि देखिए हमने इतना बड़ा काम कर दिया है मेडिकल कॉलेज में। उस शोध पर भी तमाम फर्जी वाले सामने आए थे। ये भी पता चला कि उस शोध में जिनके बारे में कहा गया था 400 मरीजों की बात कही गई थी, उसमें से जो हैलेट है यानी कानपुर मेडिकल कॉलेज, गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज, वहाँ पर तो बहुत कम ट्रायल हुए थे, वहाँ पर बहुत कम रिसर्च हुई थी। सारी रिसर्च तो बाहर की हैं, यानी प्राइवेट अस्पतालों की। और प्राइवेट अस्पतालों की रिसर्च सरकारी रिसर्च पेपर में कैसे जुड़ गई, ये भी एक बड़ा सवाल है। यानी गड़बड़ियाँ एक लेवल पर नहीं हुई हैं, पहला कदम गड़बड़ था और आखिरी कदम भी गड़बड़ है। 2024 में स्टेम सेल की नई गाइडलाइन आई और यह कहा गया कि स्टेम सेल थेरेपी अगर करनी होगी तो स्टेम सेल कमेटी की कोई ज़रूरत नहीं है, एथिकल कमेटी से ही अप्रूवल लिया जा सकता है। डॉक्टर काला का कहना है कि उन्होंने एथिकल कमेटी से अप्रूवल लिया था।
अप्रूवल के कागज कहाँ हैं, किस तरह के हैं, कोई नहीं जानता। चूंकि वो कमेटी उन्हीं ने बनाई थी, उन्हीं के नेतृत्व में बनी थी, उन्हीं के निर्देशन में बनी थी, तो एथिकल कमेटी भी उनकी एक तरह से इशारे पर काम कर रही थी। अब चूंकि अब नए नियम लागू हो गए, अब स्टेम सेल कमेटी की कोई जरूरत नहीं है। देखना ये होगा कि कैसे इस पूरे मामले को आगे बढ़ाया जाता है और क्या कुछ डॉक्टर काला पर कार्रवाई की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।